नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। खास मुद्दा इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब आप जरा घड़ी देख लीजिए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज की रात बेहद खास होने वाली है। नतीजे, परिणाम कल आने वाले हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में जनता ने इस बार किसे सिरमौर माना है, किसे अपना ताज पहनाया है, किसे वो अपना भाग्य विधाता मान रही है, ये सब कुछ तस्वीरें कल सुबह परिणामों के साथ ही स्पष्ट होने लगेंगी। लेकिन परिणाम के साथ ही, नतीजों के साथ ही एक संभावना, एक आशंका ने जन्म ले लिया है। आशंका ये जताई जा रही है कि नतीजे चाहे कुछ भी हो, नतीजों के बाद हिंसा जैसी परिस्थिति बन सकती है। और हम आज इस ओर इसलिए इशारा कर रहे हैं क्योंकि इसके कई आधार हैं, कई कारण हैं, कई कारक हैं। आप खुद अगर महाराष्ट्र के ही राजनीतिक इतिहास के पन्ने को उठाकर देख लें तो इस पूरे के पूरे चुनावी दौर में हमने देखा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जो इस ओर संकेत कर रही हैं कि महाराष्ट्र में नतीजों के बाद हिंसा की आशंका बढ़ सकती है। सबसे पहले घुसपैठियों का वो मुद्दा जिसे लेकर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के हिंदू को जगाए और बताया कि घुसपैठिए किस कदर महाराष्ट्र के अस्तित्व पर खतरा बन चुके हैं और इस वोट को भी, इस चुनाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। क्या किया, क्या नहीं किया, परिणामों के साथ तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि घुसपैठ का ये मुद्दा पूरे चुनावी दौर और चुनाव के बाद भी तनाव का एक कारण बना हुआ है। इसके साथ ही साथ पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में हमने देखा है कि अस्तित्व की लड़ाई है। 6 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 2 पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। वो चाहे उद्धव ठाकरे शिवसेना हो या शिंदे गुट की शिवसेना हो, अस्तित्व का खतरा वहां पर भी है। दूसरी तरफ चाहे शरद पवार साहब हो या अजित पवार साहब हो, दोनों का ही पावर पॉलिटिक्स हमने इस पूरी चुनावी दौर में देखा है और यह भी एक तनाव की वजह बन रही है। और इन सबके बीच जिस तरीके से मुसलमानों पे अपील की गई कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी को ही रफ्तार देना है और वो मुसलमान जो महायुति को चुनेगा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, ये धमकी भी इस ओर संकेत देती है कि नतीजों के बाद क्या कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी जो हिंसा को जन्म दे सकती है। आज उन्हीं परिस्थितियों से आपको आगाह कराने के लिए हम इस खास कार्यक्रम को लेकर आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में मराठी मानुस के स्वाभिमान और अस्तित्व पर कोई भी ऐसा खतरा मंडराए जो आने वाले भविष्य के लिए अच्छा ना हो। इसलिए आगाज से पहले ही हम सभी को एकत्रित होकर इससे सावधान होने की जरूरत है और इसीलिए इन मुद्दों पर आज हम खुलकर बात करेंगे। तमाम खास अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं जो हमारी इस संभावना, इस आशंका को बल देते हुए उन आधारों की तरफ प्रकाश डालेंगे जो ये कह रही है कि नतीजों के बाद हिंसा जैसी संभावना बन सकती है, हिंसा की आशंका बढ़ रही है। सबसे पहले हम देख रहे हैं बाबूलाल राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संभाजीनगर के शेर इन्हें हम कहते हैं क्योंकि वहां से जो तस्वीरें बाबूलाल राठौर हमें भेजते हैं वो बताते हैं कि महाराष्ट्र में किस कदर खतरा मंडरा रहा है। संवाददाता मुंबई से हमारे साथ मनीषा जोशी जुड़ चुकी है। मनीषा ने भी आपके सामने इस पूरे चुनाव दौर में कई रिपोर्ट सामने रखी जिसने बताया कि घुसपैठ किस तरह से महाराष्ट्र को पूरी तरह से छलनी कर रहा है। सबसे पहले बाबूलाल राठौर के पास जाते हुए, बाबूलाल, नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजों के पहले की तस्वीर हम देख रहे हैं, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी दावे बुलंद कर रही है। महाविकास अघाड़ी कह रही है हमारी सरकार बन रही है। हालांकि वहां पर चुनावी दौर में भी सीएम पद के चेहरे को लेकर जिस तरीके से खींचतान है वो हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ महायुति है, वो दावे कर रही है, दम भर रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नतीजे कुछ भी अगर होते हैं, बावजूद उसके क्या ऐसी संभावना है कि नतीजों के बाद हिंसा की परिस्थिति से मुकाबला करना पड़ सकता है महाराष्ट्र के वासियों को, और खासतौर से मराठवाड़ा जहां से आप आते हैं वहां की परिस्थिति। बाबूलाल राठौर।
बिल्कुल लावणी जी, इसको नकारा नहीं जा सकता है। चाहे नतीजे कल चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे चाहे कुछ भी आए, लेकिन हिंसा होने की संभावना ज्यादा है और उसकी तैयारी भी लगातार बनी हुई है ऑलरेडी पहले से ही। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन भी हिंसा की कई खबरें आई थी, लेकिन अब तो नतीजे आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हिंसा की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हम बात अगर करें ओवैसी के चले इम्तियाज जलील की, तो इम्तियाज जलील को लगातार लग रहा था कि अब हमारी सीट हारने वाली, क्योंकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद इम्तियाज जलील दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ रहा है पूर्व से, और उसके हारने की उम्मीद ज्यादा है। उसके चलते लगातार बौखला गया हुआ है। कल इम्तियाज जलील ने पत्रकार प्रेस लिया था, वहां पर भी वो गुस्से में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ही कहीं हिंसा न कर दे। एक हिंदू पत्रकार के ऊपर वहां पर हमला किया गया। खुद इम्तियाज जलील ने हमला करने के लिए उचकाया था उसके गुंडे को, और जो दलित बहनें हैं उनके ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की गई। हालांकि लोकसभा 2019 में इम्तियाज जलील जय भीम के जय भीम और जय भीम के नारे लगाकर दलित वोटों से चुनकर आया था, और अब लगातार इस तरह की जानकारी मिली तो एमआईएम के तरफ से भी कई बार इस तरह की हिंसा सामने हुई है। और मराठवाड़े की अगर हम बात करें, नांदेड़, जालना, परभणी, बीड़, वहां पर भी ऐसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना, शिंदे गठ वर्सेस शिंदे गठ एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हर कोई अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री होने की दावेदारी कर रहे हैं। कई जगहों पर होर्डिंग लगे हुए, सुप्रिया सुले भावी मुख्यमंत्री, अजीत दादा भावी मुख्यमंत्री, कोई बोलता है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं न कहीं अब यह परिणाम सामने आ रहा है कि नतीजे चाहे कुछ भी हो, हिंसा की संभावना ज्यादा है। उसी को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने आज गाइडलाइन जारी की है कि कल जो नतीजे आएंगे उसके बाद चाहे किसी भी प्रत्याशी की जीत हो, लेकिन जीत के जश्न का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, इस पर बैन किया है। क्योंकि प्रशासन को मालूम है कि जुलूस निकलेगा तो और हिंसा होने की ज्यादा उम्मीद है, इसलिए प्रशासन की तरफ से भी तगड़ा पुलिस बंदोबस्त। बिल्कुल, यानी प्रशासन भी इस बात को इनकार नहीं कर रहा है कि नतीजे चाहे कुछ भी हो, लेकिन हिंसा जैसी परिस्थिति बन सकती है। और इसीलिए तो हमने आज ये विशेष कार्यक्रम रखा ताकि महाराष्ट्र की जनता को हम आगाह कर सकें, सावधान कर सकें कि नतीजों के बाद की परिस्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। हमारे साथ मनीषा जोशी भी मुंबई से जुड़ी हुई हैं। मनीषा, मुंबई में 40 लाख घुसपैठियों का मुद्दा है सीधा सीधा, और इन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए हमने एक बड़ा अभियान चलाया। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की मौजूदगी पूरे चुनावी दौर में हमने देखी, उसका असर दिखा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, यानी हिंदू वोट को लेकर जागृत हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में जो अब बड़ा सवाल है कि नतीजे कुछ भी हों, लेकिन क्या इन नतीजों के बाद हिंसा की संभावना बढ़ सकती है? मनीषा जी बिल्कुल, हिंसा की संभावना जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जो कुछ मुस्लिम पार्टियां हैं उनकी ओर से जो है चुनाव के पहले ही जो है झारखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जो है वो फतवा जारी किया गया था कि अखाड़ी को ही वोट किया जाए, इंडिया अलायंस को ही वोट किया जाए। इसके साथ ही आपको अगर महाराष्ट्र की बात बता दे तो महाराष्ट्र में जो है लड़ाई जो है वो परिवार के बीच है, भले वो ठाकरे परिवार हो या फिर पवार परिवार हो, इन दोनों के बीच में भी जो है लड़ाई टक्कर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बारामती में तो होर्डिंग्स भी लग चुके हैं भावी मुख्यमंत्री अजीत पवार के। और इसके साथ ही जो है जो हिंसा की संभावना है, इन सभी मामलों को लेकर अगर देखें तो जो संभावना है वो बढ़ती हुई दिख रही है। और कल जो जीत को लेकर जो है हिंसा हो भी सकती है, संभावना भी हो सकती है, और इसलिए जो है महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को तैयार रहना चाहिए। प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, हिंसा की आशंका बनी हुई है, और ऐसे में ये जरूरी है कि हर एक मराठी मानुष सावधान रहे। और आज उसी और हम एक बड़ी अपील करते हुए और सावधान करते हुए इस विशेष कार्यक्रम को लेकर आए हैं। रण क्षेत्र में हम चर्चा कर रहे हैं, और हम क्यों कह रहे हैं ऐसा कि नतीजों के बाद हिंसा बढ़ सकती है, हिंसा हो सकती है, ये संभावना है, ये आशंका। इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं, और कारण ही खास तौर से जन्म देते हैं उन परिस्थितियों को जो अगर समय रहते जिनका उपाय अगर कर लिया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे खतरों से बचा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले उस खतरे से आगाह होने की जरूरत है। वो कौन से कारण हैं, वो कौन से कारक हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि नतीजों के बाद महाराष्ट्र में हिंसा या दंगे जैसा माहौल हो सकता है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। अजीत पवार अपनी अपनी पावर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही विपक्षी खेमे में
चिंता का एक विषय और भी है कि कहीं बीजेपी उनके विधायकों को तोड़कर अपने पाले में ना ले ले, जिसके कारण महाराष्ट्र में फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का आगाज हो चुका है। ये तमाम कारण और कारक हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि नतीजों के बाद महाराष्ट्र में हिंसा की संभावना बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो हिंसा की तरफ संकेत करते हुए नजर आते हैं। इस संभावना को ज्यादा बल देते हैं, इस आशंका को बल देते हैं कि कहीं नतीजों के बाद महाराष्ट्र का जो शांत वातावरण है वो अशांत ना हो जाए। एक नहीं कई कारण हमने आपके सामने रखे और इन्हीं कारणों पर आज हम खुलकर बात करेंगे। नतीजों के लिए तो कल का दिन है, परिणाम का इंतजार हम कर रहे हैं, लेकिन इंतजार से पहले ये जो तस्वीर है वो क्या कहती है, आइए सीधे स्वागत करते हैं। दो हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने रहेंगे। बाबूलाल राठौर संभाजीनगर से और मनीषा जोशी मुंबई से बनी हुई है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं राजकुमार सिंह जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संजय ठाकुर जी हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अरशद आजमी साहब जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही प्रतिक्रिया लूं, उससे पहले हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या इन कारणों की तरफ समझते हैं, पहले जरा उनकी राय जान लेते हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। क्या लगता है आपको, ये नतीजों के लिए, परिणामों के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन उसके पहले बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, बहुत सारे ऐसे कारक थे जो हमने देखा, संभावना, आशंका को बल देते हैं कि कुछ ना कुछ तो हो सकता है। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, ये तो निश्चित है, ये महायुति और महाआघाड़ी दोनों के स्टेक्स बहुत हाई हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि अगर महाआघाड़ी हारती है तो भाटा और कांग्रेस की जो लीडरशिप है, कांग्रेस का मैं नहीं कहूँगा, कांग्रेस तो एक बड़ी पार्टी हमेशा बनी रहेगी, लेकिन उसकी जो लीडरशिप है उनका भविष्य खतरे में हो जाएगा। उनकी आगे की राजनीति पर दोबारा से प्रश्न चिन्ह उठेंगे। और अगर वो जीत जाते हैं तो जो एक झटका लोकसभा के चुनाव में महायुति को लगा था, वो झटके की फिर से शुरुआत होगी। तो इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि जिस तरह का वातावरण इस इलेक्शन में बना है, उस वातावरण में मैं नहीं समझता कि कोई इमीडिएटली बहुत बड़ी कोई घटनाएं होंगी, लेकिन लोकलाइज छुटपुट घटनाएं जरूर होंगी। वो दोनों तरफ से जीतने वालों का जोश या हारने वालों की निराशा को लेके होता है, और ये खाली रिजल्ट के बाद नहीं, काउंटिंग में भी कई बार हो जाता है कि एक बीच में एक पार्टी आगे चल रही है किसी एक बूथ काउंटिंग में, फिर दूसरी पार्टी आगे आने लगती है, तो वहाँ पे जो वो एक कार्यकर्ताओं का जो एक जोश होता है दोनों तरफ से, वो जोश कभी कभी इस स्थिति को खराब करता है। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आएंगे उसके बाद बड़ी घटनाएं हों, इसकी संभावना मुझे इसलिए कम लगती है क्योंकि जब इस समय जो सरकार है वो सिटिंग सरकार तो महायुति की सरकार है, तो अगर महायुति की सरकार है तो बहुत बड़े दंगे दूसरी तरफ से हो पाएं उसकी पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती हैं। लोगों को डर लगता है क्योंकि सरकार का भी तंत्र जो है वो उसमें लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए उनकी जिम्मेदारी होती है, वो काम करता है। लेकिन फिर भी आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं, तो मैं समझता हूं कि छुटपुट घटनाएं, लोकलाइज्ड घटनाएं काउंटिंग के दौरान भी सुनने को मिल सकती हैं। और रिजल्ट घोषित होने के बाद एक तो अच्छा काम किया है कि महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि भाई कोई भी प्रोसेशन नहीं निकलेगा। आजकल एक ये सिस्टम भी बन गया है, क्योंकि प्रोसेशन में ज़्यादा गड़बड़ होती है इस तरह के, क्योंकि वहाँ पे बहुत उत्तेजना पैदा हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर बड़े नहीं निकलेंगे, लेकिन छोटे छोटे तो लोग आपस में जो लेकिन कई बार क्या होता है, छोटी घटनाएं बड़ी घटना का रूप लेते देर नहीं लगती, और इसीलिए हम तो सावधान कर रहे हैं। हम तो उस आशंका पर संभावना पर बात करें कि अगर ऐसा होता है तो उसके लिए कितना तैयार रहने की जरूरत है। राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो क्या समझते हैं इस पर, उनकी क्या राय है। राजकुमार जी,
क्या लगता है आपको? क्योंकि नतीजों से पहले आप देखिए, अभी भी हमने देखा पॉलिटिकल, अगर आप देखें तो पॉलिटिकली आप देखिए कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप में चुनावी चेहरों पर भी अब आपस में ही खींचतान चल गई कि ये मेरा सीएम होगा या तुम्हारा सीएम होगा। ये जो परिस्थिति बनी है, ये परिस्थिति भी कई बार हिंसा का रूप ले लेती है। राजकुमार जी। राजकुमार जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। जी, ये देखिए एक ये जो है रूटीन प्रोसेस है। जिस दिन जो है चुनाव की जो है मतगणना होती है, उस दिन जो है उससे पहले इस तरह के माहौल क्रिएट किए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, और हालांकि हर पार्टी जो है अपने अपने हिसाब से दावे तो करेंगे और वो कर भी रहे हैं। और रही बात रिजल्ट आने की बात, तो रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से जो 5% वोटिंग ज्यादा हुई है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पलड़ा जो है, जो अब तक ये लग रहा था कि बहुत कट टू कट फाइट होगा, अब मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ पिक्चर नहीं होगा। एक तरफा जो है जिसकी भी सरकार आएगी, एक तरफा सरकार आएगी। तो ये मुझे पिक्चर दिखाई दे रहा है। एक तरफा किसकी लगती है आपको? वैसे क्या लग रहा है आपको? क्योंकि एग्जिट पोल तो कुछ और इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल महायुति की सरकार बनाते हुए नजर आते हैं, जितने भी एग्जिट पोल अभी तक सामने आए। वैसे अगर हम देखें तो जो है एक महायुति 20 लगती है, क्योंकि महायुति ने जिस तरह से उनके लाडली बहना योजना ने जिस तरह से काम किया है, उसका बहुत व्यापक असर पड़ा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसके बाद जिस तरह से आरएसएस के लोग जो हैं काम करने के लिए मैदान में उतरे, उसका निश्चित ही महायुति को फायदा होगा, खासकर बीजेपी को फायदा होगा इसका। सज्जाद दुमानी जैसे लोग भी चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, जो महाविकास आघाड़ी के लिए अपील कर रहे थे। उन्होंने तो मुसलमानों को ही धमकी दे दी थी खुलकर कि भाई अगर आपने महायुति को दिया तो आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। वैसे लोग भी थे चुनावी मैदान में अपील करने के लिए। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि आपको ये सब जो चुनाव, जो पिछली बार जो लोकसभा चुनाव जिस तरह से हुए कि एक संप्रदाय के लोग जो है एक स्पेसिफिक पार्टी के पीछे चले गए, उसका जो है जो दूसरा जो हिंदू कम्युनिटी है उस पर असर पड़ा। जैसे हमारे एक मित्र हैं, तो वो कभी वो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते और वोट भी नहीं देते, लेकिन इस बार वो पहली बार वोट करने के लिए उतरे। और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों, कि आप तो कभी वोट देते नहीं, इस बार क्यों दिए? बोले नहीं, ये हमें जो है बहुत नागवार गुजरा कि कोई एक संप्रदाय जो है स्पेसिफिक है किसी पार्टी के लिए वोटिंग कर रहा उतर रहा है, तो हमारा भी धर्म बनता है, हम भी हिंदू हैं, तो हमें वोटिंग करना चाहिए, तो वो उतरी। तो ये पिक्चर जो है इस विधानसभा चुनाव में जरूर दिखाई दी। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि हिंदू जागृत हुआ है इस बार कम से कम, क्योंकि 1995 के बाद से जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज का टर्नआउट आया है, वो ये बताता है कि इस बार हिंदू जागृत हुआ, और उसी का बड़ा असर हमने वोटिंग के दौरान देखा। लेकिन अब तो वोट खत्म हो चुके हैं, वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब तो सिर्फ नतीजों का इंतजार है। लेकिन नतीजों के साथ ही जो संभावना बन रही है, आज उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजय ठाकुर जी बीजेपी से हैं, अरशद आजमी साहब कांग्रेस से हैं। अब जरा आप दोनों के पास में आती हूं, आपने सबकी राय सुन ली। मैं पॉलिटिकल बॉडीज के पास इसलिए बाद में आ रही हूं क्योंकि ये सब कुछ जो अब संभावना बनती है, उन संभावनाओं का आधार पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को और अब कितना तैयार रख रही है कि ऐसी संभावनाओं को जो लोग बल दे रहे हैं उनको रोका जा सके। आपकी तरफ से क्या अपील है? इसलिए मैं सबसे आखिर में आपके पास आ रही हूं। लेकिन संजय ठाकुर जी, हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे वो तावड़े जी का मुद्दा हो, या फिर सज्जाद दुमानी की धमकी हो, या फिर घुसपैठियों का मुद्दा हो, या अभी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तनाव नजर आ रहा है। ये तनाव कोई बवाल का रूप तो नहीं ले लेगा नतीजों के बाद? संजय ठाकुर, देखिए एक तो बात आपको ये माननी पड़ेगी कि इस तरह का माहौल चुनाव के पहले से ही तैयार करने की कोशिश कुछ विशेष लोगों की तरफ से किया जा रहा था, प्रयास। लेकिन मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा लावणी जी, कि फिलहाल इस समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार है, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री, और खास तौर पे महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के रहते हुए। देखिए, आप अगर याद करेंगे, इस तरह के अचानक से टूल किट इस्तेमाल करके दिल्ली में भी दंगे हुए, अचानक से टूल किट इस्तेमाल करके लखनऊ में भी दंगे हुए। तो इस तरह की किसी भी संभावनाओं से, अप्रत्याशित संभावनाओं से उन जगहों पे इनकार नहीं किया जा सकता जिन जगहों पे घुसपैठ की सीमा का ही कोई अंत न हो। जहां लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में घुसपैठिए हों, वहां कभी भी कोई भी टूल किट इस्तेमाल करके किसी भी तरह की हरकत की जा सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अमूमन तौर पे ऐसे लगता नहीं है कि इतना जल्दी यहाँ कुछ हो पाएगा। और अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो महाराष्ट्र में एक सक्षम सरकार है, महाराष्ट्र की पुलिस
बहुत ही सक्षम है, देश की सबसे सक्षम पुलिस है, ये कह सकता हूं मैं। और अगर इस तरह के कोई कुत्सित प्रयास किए जाएंगे तो उस प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा और उस प्रयास को बिल्कुल कुचल दिया जाएगा। इस तरह की देश के खिलाफ की जाने वाली कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। रही बात नोमानी जैसे लोगों की, तो देखिए नोमानी जैसे लोग लगातार इस तरह का बयान देते रहते हैं और मुझे दुख तब होता है जब दूसरी पार्टियों के, मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, जब वो सामने आते हैं तो अगर मगर में बात करने लगते हैं। उनकी उन बातों का सीधे विरोध करने के बजाय वो कहेंगे कि अगर उन्होंने ऐसा कहा होगा तो मैंने तो अभी सुना नहीं है, वो उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष नहीं। अरे वो कुछ ना हो, अगर एक मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति हैं और इस तरह की देश विरोधी कोई बात करते हैं तो हिंदुओं से पहले क्यों नहीं इस देश का मुसलमान टूट पड़ता है उन लोगों पे? क्यों नहीं पूछता उनसे सवाल कि इस तरह की उलझुल बातें क्यों करते हैं? ये वही हिंदुस्तान है ना जहां पे जाकिर नाइक सरीका आदमी देश के खिलाफ जहर बोलते रहता है और राजनीतिक पार्टियों के लोग साहब जाकिर नाइक साहब और मुस्लिम समाज के लोग उनको धर्म गुरु मान के उनका अनुसरण करते हैं। यदि वो उनका विरोध कर दें तो समाज में इस तरह का तनाव कभी पैदा ही ना हो। अरशद तो साहब, मुस्लिम समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी अरशद साहब देखिए, जिम्मेदारी बिल्कुल ठीक है। अरशद साहब कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, जिम्मेदारी सबकी बनती है और अगर ये परिस्थिति बनती है तो इस परिस्थिति पर पार पाने के लिए, इस परिस्थिति को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार की नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टी की भी होगी जो भले ही सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाई हो लेकिन कम से कम विपक्ष में बैठकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर जरूर आएगी। अरशद आज़मी साहब, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो बेबुनियाद बातें यहाँ पर हो रही हैं घुसपैठियों को लेकर और एक तरफा वोटिंग को लेकर। अरे ये देखिए, कोई ये राजनीतिक लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यहाँ कल आप क्या कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में घुसपैठिए नहीं है? नहीं, मैं आपकी सुनूंगी बात। आपने अभी तक आपने एक भी वक्ता के बीच में बोला नहीं बोला, इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी पंक्ति इस्तेमाल नहीं की। आपने पहले ही महाराष्ट्र और मराठी मानुस की अस्मिता को ठेस पहुंचा दी। आपने कहा कि भाई साहब मैं सुन रही हूँ कि ये राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन आज़मी साहब ये आप कतई नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र में घुसपैठिए नहीं है। आप ये कहकर महाराष्ट्र के उस मराठी मानुस का अपमान कर रहे हैं जो इस घुसपैठ से परेशान है। आप बोलिए, लेकिन सच बोलिए। आप बोलिए, आप सच बोलिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। 11 साल से सुनिए, 11 साल से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 11 साल से इस देश में होम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का है। क्या कर रहे हैं आप बैठ के सरकार में? आप सीमाओं पर घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहे हैं। कबूल कीजिए, आपकी मंजूर कीजिए आपकी नाकामी है। कैसे वो घुसपैठिए अंदर आ गए? यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी थी क्या घुसपैठियों को बॉर्डर से अंदर आकर रोकने की? ये तो नाकामी है सरासर आपकी। जिस पर इल्जाम देना उस पर इल्जाम ही नहीं दे रहे। राजनीति के तहत इस देश के अंदर इसमें बोल गए और इसीलिए जब एनआरसी तरीके की बातें की जाती है, जब एनआरसी की बात की बोलना शुरू किया, सारे लोग बीच में बोलना शुरू कर दिए। नहीं, आप गलत बात करेंगे ना आज़मी साहब, तो आपकी बात क्या गलत बात? 10 साल से 11 साल से आप ये क्या कहते हैं कि आज घुसपैठिए 10 साल में आ गए? घुसपैठिए तो आजादी के बाद जब तक कांग्रेस सत्ता में थी यहाँ आ रहे थे, लेकिन घुसपैठियों पे नजर कर रखी थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और इसलिए जब उस तरह की व्यवस्था की गई तो भारत देश का मुस्लिम समाज, भारत के मुस्लिम समाज को निश्चित तौर पर इस बात की मजम्मत करनी चाहिए कि अगर घुसपैठी आते हैं तो महाराष्ट्र के लाखों की गृह मंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस जी हैं, अरशद आज़मी, आप 11 साल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 11 साल के पहले से जिनको आपने बसा दिया उन पर भी कुछ बोल दीजिए, या वो आपका वोट बैंक हो गए हैं इसलिए आप उन पर कुछ बोलना नहीं चाहते? बस अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। जब कल का सूरज उगेगा तो ये समझ में आएगा कि आखिर चमक किसकी ज्यादा दिखाई दी इस पूरे चुनावी दौर में। खास तौर से हम महाराष्ट्र की बात करें क्योंकि महाराष्ट्र इस बार चुनावों के लिहाज से बेहद खास था। यहाँ अस्तित्व की भी लड़ाई थी। यहाँ पर अस्तित्व न केवल राजनीतिक पार्टियों का बल्कि खुद महाराष्ट्र की मराठी मानुस की अस्मिता, उसके अस्तित्व का भी सवाल था, क्योंकि महाराष्ट्र को घुसपैठ ने जिस तरह से अपनी जद में लिया, उस घुसपैठ को कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपना वोट बैंक माना और वही वोट बैंक क्या आने वाले समय में एक खतरा बन सकता है, संभावनाओं पर, आशंकाओं पर। इसीलिए बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि खतरा तभी टाला जा सकता है जब हम उस पर बात करके समाधान तक पहुंचे। और आज चर्चा इस कारण ही हो रही है कि हम एक समाधान तक पहुंचे। ब्रेक से पहले अरशद आज़मी साहब, आप 11 सालों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैं बहुत साधारण सा प्रश्न आपसे करूंगी, बाकी के मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। आप लोग 11 साल तो देखते हैं,
लेकिन 11 सालों के पहले के वो साल जब इन घुसपैठियों को बसाया गया, जब धारावी जैसे स्लम में रोहिंग्या आकर बस गए, जब कई जगहों पर हम नंदुरबार जैसे इलाकों में, लातूर जैसे इलाकों में, धुले जैसे इलाकों में, अकोला जैसे इलाकों में, जहां पर खुद सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी गए और वहां पर बकायदा अगर आप देखें तो पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। एक भारतीय मुसलमान तो घुसपैठियों का पक्ष नहीं लेगा ना। सवाल ये है साहब, धारावी में कौन घुसपैठिया है? रोहिंग्या के कौन लोग धारावी में रहते हैं? धारावी में कभी आपने दौरा किया है धारावी का? कभी आपके प्रधान संपादक आए हैं धारावी में देखने? लेकिन बेवजह बेबुनियाद खबरें आप लोग फैला रहे हैं। ये बेबुनियाद खबर है, राजनीतिक ये इलेक्शन बेबुनियाद खबर है। वहां पर सुन लीजिए, हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। बताइए। धारावी ये राजनीतिक लड़ाई थी, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। बेरोजगारी मुद्दा था, किसानों की आत्महत्या मुद्दा थी। मुंबई शहर में जिस धारावी का जिक्र आप कर रही हैं, वहां 2 लाख लोग बेघर हो रहे हैं, ये मुद्दा था। इन मुद्दों पर काम हुआ। महाराष्ट्र में क्या घुसपैठ मुद्दा है? नहीं, एक मिनट भाभी, देखिए आप बीच में बोल देती हैं। मैं आपसे पूछूं, आप मुद्दे गिना रहे ना, आप ही को समय दे रही हूँ, मैं आप ही को समय दे रही हूँ। घुसपैठ ये मुद्दा है या नहीं है? अच्छी बात है। हाँ। आप क्या नहीं है? घुसपैठियों का क्या मुद्दा है? कौन घुसपैठी है? मतलब आपकी नजर में महाराष्ट्र में घुसपैठ नहीं है? अगर आप नहीं, मेरी नजर में नहीं, किसी की नजर में नहीं है। अरे साहब, ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र में घुसपैठियों के ठिकाने कहाँ कहाँ हैं। मुंबई शहर के अकेले अगर बात कर लें तो हमारे सामने वो तस्वीरें हैं, वो ग्राफिक, वो एरिया इलाके। आपकी मजबूरी मुझे पता है, नहीं करने देगी। बोलिए 20 सेकंड। इंटरप्ट मुझे किया, 20 सेकंड। यहाँ 6 लोग बैठे हैं, इन 6 लोगों में एक बार भी आपने इंटरप्ट नहीं किया। मैंने जहां बोलना शुरू किया आप इंटरप्ट करती जा रही है। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। पूरी करिए बात अपनी। लाडली बहन का 1500 रुपया महायुति सरकार ने दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं उस पर चुनाव भी जीत रहे हैं। हमने मुद्दा उठाया कि बेरोजगार युवा, पढ़ा लिखा युवा, मास्टर की डिग्री लिया हुआ युवा, जोमेटो और स्विगी में जो खाना बेच रहा है, उसकी नौकरी का क्या हुआ? इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है और इन मुद्दों पर लोगों ने वोट डालिया। इसमें चुनाव हारने और जीतने के बाद मतलब आपकी नजर में घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि घुसपैठी आपका वोट बैंक है, इसलिए आप घुसपैठ को कोई मुद्दा नहीं समझते। वो घुसपैठी है जो भारत के मुसलमानों की ही हक को छीन रहे हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप तो खुद भारतीय मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप खुद भारतीय मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। घुसपैठियों का पक्ष रखकर और उनको नजरअंदाज करके, उनको मुद्दा ना मानकर आप खुद भारतीय मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मनीषा मेरे साथ मुंबई से जुड़ी है। मनीषा, जैसा कि अभी अरशद साहब कह रहे हैं कि ये तो मुद्दा बना दिया गया, धारावी में कहां से रोहिंग्या मुसलमान है, जरा बता दीजिए, आप तो ग्राउंड पर उतर कर काम कर रही हैं। मनीषा। बिल्कुल, जो रोहिंग्या घुसपैठ है वो धारावी के साथ साथ घाटकोपर, इसके साथ ही मुंब्रा जैसे मनीषा ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आ रही हूँ आपके पास। बाबूलाल राठौर हमारे साथ जुड़े हैं, मराठवाड़ा क्षेत्र को कवर करते हैं। मराठवाड़ा में क्या हालत है, जरा बता दीजिए बाबूलाल राठौर जी। अरशद साहब कह रहे घुसपैठ तो कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए लावणी जी, घुसपैठियों की संख्या लगातार महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़े में भी तेजी के साथ बढ़ रही है और फर्जी वोटिंग कराने के लिए, वोटर बैंक के लिए उनके कागज पत्र, आधार कार्ड भी फर्जी यहाँ पर तैयार किए जाते। वोटिंग में हमने देखा कि गुटके में भी चेकिंग नहीं हो रही थी, तो गुटके के आड़ में भी कितने फर्जी वोटिंग घुसपैठियों ने की होगी। अगर चेकिंग होती तो उनके चेहरे सामने आते। घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, इसकी चिंता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी की है। उसके बावजूद भी घुसपैठियों को निकालने के लिए इस तरह से पार्टी के जो ये लोग बैठे हुए, ये उनका महिमा मंडन कर रहे। एनआरसी जब लाई जा रही थी सरकार की तरफ से, तब उसका विरोध करने के लिए यही लोग सड़क पर उतरकर एनआरसी का विरोध कर रहे थे। अब ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनको देखना पड़ेगा किस तरह से घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, बॉर्डर से कैसे संख्या बढ़ी है और घुसपैठ महाराष्ट्र की अस्मिता को खतरे में डालता है। आप अरशद साहब बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन नतीजों के बाद अगर ये संभावना बनती है, अगर ऐसी आशंका होती है कि हिंसा होती है और उस हिंसा में घुसपैठियों का हाथ होता है, तो क्या आप खुलकर विरोध करेंगे उनका? देखिए, पहली बात तो ये अगर मगर वाली बात ही नहीं। पहली बात तो ये है कि ये राजनीतिक लड़ाई है और विरोध करेंगे या नहीं करेंगे ये बताइए। सुनिए बात मैं बोल रहा हूं आपको। चुनाव के बाद कभी भी ऐसा कोई माहौल नहीं बना और इस चुनाव के बाद भी नहीं बनने जा रहा है। घुसपैठियों का जो सवाल आप बार बार खड़ा कर रही हैं,
अगर हिंसा होती है तो आप विरोध करेंगे। अगर क्या है, मतलब आपको विरोध विरोध करेंगे ये बोलने में भी तकलीफ है, विरोध करेंगे ये बोलने में भी तकलीफ है। अरे भाई साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना ही तो कह रही हूँ, आप देख लीजिए, खुद ही आप एक्सपोज हो रहे हैं कि हिंसा होती है, विरोध करेंगे घुसपैठियों का, ये बोलने में भी आपको तकलीफ हो रही है। आप अपमान कर रही हैं महाराष्ट्र के नागरिक, महाराष्ट्र के नागरिकों का अपमान नहीं कर रही हूँ, महाराष्ट्र के मराठी मानुस की अस्मिता के लिए, उसके हक के लिए यहाँ खड़े होकर उसकी आवाज बुलंद कर रही हूँ, जिस आवाज को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको मराठी मानुस की चिंता होती तो घुसपैठ के नाम पर आप विरोध करते, न कि घुसपैठियों के प्रवक्ता बनकर बैठे होते। संजय ठाकुर जी, संजय ठाकुर जी, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर भी उन्होंने विरोध करने के नाम पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं, देखिए, इतना दुख होता है इन लोगों की बातों को सुनकर। घुसपैठ इनके लिए मुद्दा नहीं, देश की सुरक्षा इनके लिए मुद्दा नहीं है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वो जब कोई स्कीम लाती है, अगर इस देश के हिंदू मुसलमान को बराबर तरीके से बांट रही है, तो कौन लोग हैं? आप कह रहे हैं बंबई में घुसपैठ नहीं है, अरे घुसपैठ मुंबई में नहीं, अरे मुंब्रा में नहीं है, कोसा में नहीं है, गोवंडी में नहीं है, शिवाजी नगर में नहीं है, मीरा रोड में नहीं। अरे छोड़िए, मुंबई के दिल में बांद्रा में घुसपैठिए बैठे हुए बांग्लादेशी, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? और आप कहते हैं घुसपैठ मुद्दा नहीं है, इसका मतलब है कि आपके लिए देश की सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है, संजय जो सबसे प्रथम होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को इतना पता था तो आपने काम क्यों नहीं किया? आप काम करिएगा अगर सरकार में आ गए। ये भी आपसे भी मैं कहूंगी कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, काम करने से होगा। हमारे साथ राजकुमार जी हैं और सुरेश स्वामी जी हैं, जल्दी जल्दी उनका रिएक्शन लेते हैं। क्विक रिएक्शन, राजकुमार सिंह जी, आपने दोनों ही पार्टियों को सुन लिया। देखिए, संभावनाओं पर बात करना जरूरी हो जाता है, मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जब हम बात करते हैं तो समाधान निकलता है, लेकिन समाधान के लिए जरूरी होता है कि यूनानिमस वॉइस। यहां पर तो मैंने कहा कि अगर ऐसा होता है विरोध करिए, उस विरोध को भी यहां नहीं किया जा रहा है कि घुसपैठ का विरोध भी नहीं करेंगे। तब फिर हम क्यों ना मान के चलें कि अगर ये परिस्थिति बनती है नतीजों में, तो हो सकता हो घुसपैठी ही महाराष्ट्र की आबोहवा को खराब करने का प्रयास करें। सतर्क रहने की तो जरूरत है ना, राजकुमार जी। देखिए, घुसपैठ जो है मुद्दा तो है, और ये मुद्दा कोई आज से नहीं है, ये पिछले जो है 10-20 साल से है। तो इस सरकार पिछले 10 साल से तो क्यों नहीं इन्होंने निकाला? इन लोगों को खोज खोज के निकालना चाहिए ना। एक दूसरा, यह चुनाव जो है मुद्दों पे नहीं लड़ा गया। यह चुनाव में जो है कहीं आपको घुसपैठिए, महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दों पे लड़ा ही नहीं गया। देखिए, किसान आत्महत्या एक बहुत बड़ी समस्या है इस राज्य के लिए, वो इस चुनाव से पूरी तरफ से गायब है। तो यह चुनाव में जो है मुद्दे रहे नहीं, मुद्दे पे चुनाव ही नहीं लड़ा गया। ये खाली इमोशनल के ऊपर लड़ा गया मुद्दा। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं। दूसरा ये है कि इस चुनाव में अगर कोई चीजें आई कि मैं जो है 15 से रुपया देता हूं तो 21 से दे दूंगा, फिर मैं क्या 3000 रुपया दे दूंगा, किसी में। लेकिन आपने बड़ा मेजर पॉइंट कहा, इमोशन पे लड़ा गया। तो इमोशन किसका? उस मराठी मानुष का ना, जिसका हक अभी तक दबाया जा रहा था। अगर हिंदू एकजुट होकर, आपने अभी थोड़ी देर पहले शुरू में ही एग्जाम्पल दिया था कि अगर दूसरे कम्युनिटी के लोग अपील कर रहे हैं तो व्हाई नॉट अस, वो बाहर निकले। और हम यही बात कर रहे हैं, सुरेश स्वामी जी, यही तो हम बात कर रहे हैं कि हिंदू कम से कम जागा है। इतना तो इस पूरे के पूरे चुनाव में हमने देख लिया है, महाराष्ट्र के चुनावी दौर में। जल्दी से क्विक रिएक्शन सर। यही कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन को ये लगता है, कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि घुसपैठ ये यहाँ है नहीं, मुद्दा नहीं है, तो दे शुड वेलकम एनआरसी। सीधी सी बात है। अगर घुसपैठिए है ही नहीं इस देश में तो एनआरसी का विरोध करने की क्या जरूरत? बड़ी बात कही आपने। वही उसी पर जो इनका स्टैंड है वो इस बात को साबित कर देगा। क्योंकि आप पे टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बताता, आई हैव हैंडल्ड बॉर्डर्स, मैं आपको बताता कि किस तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर को बिल्कुल सर, हम लोग रखेंगे, इस पर भी एक चर्चा रखेंगे और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि घुसपैठ केवल एक राज्य का सवाल नहीं है, तो सिर्फ राज्य से पूरे देश को घेरा जा रहा है। बिल्कुल, हिमाचल तक, महाराष्ट्र, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। और हमारे साथ दोनों सहयोगी जुड़े, मनीष और बाबूलाल भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जरूर था। देखिए, आज की रात बहुत भारी है, वो महाविकास आघाड़ी के लिए हो या फिर महायुति के लिए हो, दावे दम दोनों तरफ से भरे जा रहे हैं। यहां तक कि अब तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, विधायकों को बचाने की स्थिति भी आने लगी है। अपने अपने विधायकों को एक एक रिजॉर्ट में रखा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच हम सावधान इसलिए कर रहे थे कि इतने कारण इस चुनावी दौर में हमने देखे हैं जो कहीं ना कहीं से इस संभावना को, इस आशंका को बल देते हैं कि नतीजों के बाद महाराष्ट्र में हिंसा हो सकती है। और इसीलिए हमने चर्चा इसलिए भी ताकि हम समाधान तक पहुंच सकें और मराठी मानुस को आगाह कर सकें।
कल सुबह से ही लगातार नतीजों के साथ सबसे पहले सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक नतीजों के साथ